सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब समाप्त होने वाली है। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में आज अपनी 7वीं चार्जशीट अदालत में दायर की है, जिसमें कुल मिलाकर 38 आरोपियों का जिक्र है और इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 37वें नंबर के आरोपी हैं और उनकी आम आदमी पार्टी 38वें नंबर की आरोपी बनाई गई है। यह पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में जब किसी भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में किसी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया गया है, और वो पार्टी भी एक ऐसी पार्टी जिसकी स्थापना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया था और आज 10 जुलाई 2024 को यही पार्टी दिल्ली के शराब घोटाले में खुद एक आरोपी बन गई है। और इस पार्टी के आरोपी बनने का सीधा मतलब यह है कि अगर अब इस मामले में शराब घोटाले के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जितनी सजा अरविंद केजरीवाल को होगी उतनी ही सजा आम आदमी पार्टी को भी दी जाएगी। और इसीलिए आज इस चार्जशीट से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ईडी की चार्जशीट में यह लिखा है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा वर्ष 2022 में गोवा में हुए विधानसभा चुनावों पर खर्च हुआ और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ईडी के मुताबिक गोवा के विधानसभा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले और इस मामले में ईडी ने गोवा में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों से पूछताछ की थी, पदाधिकारियों से पूछताछ की थी, जिन्होंने ईडी को यह बताया कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा था वो कैश में मिला था। और ईडी का कहना है कि यह वही पैसा था जो शराब घोटाले के बदले दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की तरफ से रिश्वत के रूप में भेजा गया था और यह रिश्वत कैश में दी गई थी। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी को गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिली थी और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी होने का यह दर्जा भी खतरे में आ गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर रिश्वत के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा, उस पैसे को चुनाव प्रचार में खर्च किया और फिर उसी पैसे से उसे 6% वोट मिले, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो क्या फिर यह पूरा जो एक्शन होगा इससे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह किसी भी आपराधिक मुकदमे में प्रत्येक अभियुक्त पर कानूनी धाराएं लगाकर उसके खिलाफ बाकायदा अदालत में केस चलाया जाता है, चार्जशीट दायर होती है, बिल्कुल ठीक वैसा ही अब आम आदमी पार्टी के साथ होगा। यानी जिस तरह लोगों को, इंसानों को आरोपी बनाया जाता है अलग अलग मामलों में, आपराधिक मामलों में, बिल्कुल वैसे ही इस बार देश में पहली बार पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने आज ही आम आदमी पार्टी के नाम से अपना पहला सम्मन भी जारी कर दिया है और आम आदमी पार्टी को 12 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह भी अपने तरीके का एक पहला सम्मन होगा जब एक पार्टी को यह सम्मन भेजा गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सम्मन के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के सामने पेश कौन होगा। नियमों के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक को ईडी के इस सम्मन का पालन करना चाहिए क्योंकि वही पार्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये अभी अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले से ही जेल में है, तो या तो ईडी उनसे जेल में जाकर पूछताछ करे या यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से उसके कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हों। और यहां एक और बड़ी बात यह है कि जब यह पूछताछ होगी तो इसमें सारे बयान आम आदमी पार्टी के नाम पर ही दर्ज होंगे और बाद में अदालत भी आम आदमी पार्टी को अभियुक्त मानकर ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन नोटों के सीरियल नंबर का भी जिक्र किया है जो पैसा हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को गोवा के चुनावों में दिया गया था। इसके अलावा ईडी ने इस चार्जशीट में विनोद चौहान की व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है जिसमें विनोद चौहान और चरणप्रीत सिंह के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार बात हुई है। विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का एक करीबी माना जाता है और चरणप्रीत सिंह गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की इलेक्शन टीम का हिस्सा था और इन दोनों के बीच चुनावों के दौरान हवाला से आए पैसे को लेकर कई बार बात हुई है
और व्हाट्सएप पर चैट हुई है। इसी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के उन बयानों के बारे में भी जिक्र है जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और अगला नंबर हो सकता है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का हो। इसमें बताया गया है कि जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी का पूर्व मीडिया इंचार्ज विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और विजय नायर से उनकी अपनी जो बातचीत थी वो तो बड़ी सीमित होती थी। ईडी के मुताबिक विजय नायर ही वो शख्स है जिसने शराब कारोबारियों से डील करने के बाद उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, या बातचीत अरविंद केजरीवाल से करवाई थी, और इस पूरे घोटाले में विजय नायर की भूमिका एक बिचौलिए की थी। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के पास एक नहीं बल्कि दो आईफोन है, और उन्होंने अब तक इनके पासवर्ड ईडी को नहीं बताए हैं, जिससे इस घोटाले में केजरीवाल की भूमिका और भी संदिग्ध हो जाती है। हम आपको मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएंगे, जिसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब समाप्त हो सकता है, और इसी बात ने मायावती को काफी चिंता में डाल दिया है, और आजकल मायावती भी काफी बदली दिख रही है। आपने नोट किया होगा कि जो राहुल गांधी हर चुनावों के बाद छुट्टियों पर चले जाते थे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कभी कभार मिला करते थे, अब वही राहुल गांधी हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से का दौरा कर रहे हैं और उन दौरों का वीडियो बना रहे हैं और आम जनता से भी लगातार मिल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब भी चुनाव प्रचार के ही मूड में है। देश ने राहुल गांधी का यह रूप पहली बार देखा है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा एक और नेता हैं जो इस बार के चुनाव के बाद से काफी सक्रिय हैं, और वो हैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती। मायावती की बीएसपी को इस बार के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, और अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर ऐसा ही रहा तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, और इसी बात को देखते हुए अब मायावती ऐसा लगता है जैसे नींद से जाग गई हैं, और अब वो राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई हैं, और इस बात को आप आज 4 घटनाओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले मायावती ने चुनाव के नतीजे आते ही अपने 29 साल के भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया, और उन्हें अपने बाद पार्टी का उत्तराधिकारी भी बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था। इसके बाद जिस हाथरस की घटना पर दलित वोट बैंक के कारण सारे नेता चुप हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उस घटना पर मायावती ने बाबा नारायण साकार की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, और कहा है कि जिस सत्संग में 121 लोग मारे गए, उस सत्संग का मुख्य आयोजक बाबा नारायण साकार था, लेकिन इसके बावजूद यूपी की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में उसे क्लीन चिट दे दी। और मायावती आरोप लगा रही हैं कि बाकी के नेता एक खास वोट बैंक के कारण, या ये कह लीजिए कि दलित वोट बैंक के कारण इस बाबा के खिलाफ चुप हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई और नेता इस बाबा के खिलाफ नहीं बोल रहा, सिर्फ एक नेता ने अपना मुंह खोला, और वो है मायावती। बाबा नारायण साकार जाटव समुदाय से आते हैं, और उनके लाखों अनुयायी भी ज्यादातर इसी समुदाय से हैं, और उत्तर प्रदेश में जो 20% दलित हैं, उनमें 11% जाटव समुदाय के लोग हैं, और खुद मायावती भी जाटव समुदाय से हैं, और इसके बावजूद वो जाटव समुदाय के एक बाबा को लेकर सवाल उठा रही है। तीसरा बड़ा फैसला मायावती ने हाल ही में यह लिया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मेंबरशिप फीस, यानी सदस्यता शुल्क को 200 रुपए से घटाकर अब 50 रुपए कर दिया है, ताकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा सके। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्हें लगा होगा कि उनकी जो मेंबरशिप फीस है ये बहुत ज्यादा है, 200 रुपए, इसे घटाकर 50 रुपए कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब बीएसपी को ज्वाइन कर सके। हालांकि यहां नोट करने वाली बात यह है कि मायावती अपनी पार्टी को गरीबों की और वंचितों की पार्टी बताती हैं, दलितों की पार्टी बताती हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी पूरे देश में सबसे ज्यादा मेंबरशिप फीस बीएसपी की है, उन्हीं की पार्टी की है। आप ये आज जरूर जानना चाहेंगे कि अगर बीएसपी की सदस्यता शुल्क 50 रुपए है, तो बाकी पार्टियां कितना पैसा लेती हैं अपनी सदस्यता देने का। तो देखिए, बीएसपी का सदस्यता शुल्क है 50 रुपए, बीजेपी का है सिर्फ 5 रुपए, आम आदमी पार्टी का है 0, यानी आम आदमी पार्टी तो कोई पैसा ही नहीं लेती, कोई भी आकर मेंबर बन सकता है, कोई फीस नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी 0 है,
और लेफ्ट पार्टी सीपीआई का सदस्यता शुल्क सिर्फ 5 रुपए है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब भी सबसे महंगी सदस्यता बीएसपी की है, जो आज भी दाम कम करने के बाद भी 50 रुपए ले रही है प्रत्येक सदस्य से सदस्यता फीस के नाम पर। अब मायावती को यह सोचना चाहिए कि आज के जमाने में जो लोग भी आज अगर कोई मान लीजिए कोई दलित युवा या कोई भी युवा अगर मायावती की पार्टी की सदस्यता लेना चाहे तो वो 50 रुपए देकर यह सदस्यता क्यों लेगा। चौथी बड़ी बात यह है कि जो मायावती अब से पहले को आज की सबसे चिंताजनक और खतरनाक खबर के बारे में बताएंगे जो जम्मू कश्मीर से आई है। क्या आप विश्वास करेंगे कि जम्मू के जिस आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए, उन जवानों की मुखबिरी आतंकवादियों को हमारे ही देश के कुछ नागरिकों ने आतंकवादियों के लिए की थी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये हमारे वो शहीद जवानों के परिवार वालों की तस्वीरें हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये वो 5 शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। भारतीय सेना के वो 5 जवान, लोगों को देखिए, उनके परिवारों को देखिए, सभी शोकाकुल हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। अब अगर मैं आपको यह कहूं कि ये 5 हमारे जवान जिंदा रह सकते थे और हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने इनकी जान ले ली, तो आप क्या कहेंगे। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये 5 जवान और हमारे और बहुत सारे सैकड़ों शहीद जिंदा रह सकते थे, उनकी जान बच सकती थी, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इनकी जान का सौदा आतंकवादियों से कर लिया। और ये जो गद्दार होते हैं, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आतंकवादियों की संख्या तो मुट्ठी भर है। पूरे जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे, उससे थोड़े से ज्यादा भी होंगे, हो सकता है। लेकिन ये मुट्ठी भर 50-100 आतंकवादी भारतीय सेना के काबू में क्यों नहीं आते? ये बार बार इतनी बड़ी बड़ी वारदात करते हैं, बार बार इतने बड़े बड़े हमले कर देते हैं, ये कैसे कर पाते हैं? इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ये मुट्ठी भर जो आतंकवादी हैं, इनके पीछे कुछ हजारों गद्दार खड़े हुए हैं। आतंकवादी ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को अपना ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, जो आम लोगों के बीच रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं और आतंकवादियों को भारतीय सेना के बारे में पल पल की जानकारी देते हैं। और 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ में जो हमला हुआ था, उसमें भी यही हुआ। इस हमले में आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक को अपना निशाना बनाया और आतंकवादियों को इस ट्रक के मूवमेंट के बारे में सारी जानकारी उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स ने दी थी। पिछले 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में 32 आतंकवादी हमले हुए हैं और इन सभी में आतंकवादियों की मदद उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की है। और अगर ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ना होते तो आतंकवादी भारतीय सेना के काफिले पर, वाहनों पर या उनके कैंप्स पर कभी हमला न कर पाते। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले ये सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग तो भारत सरकार की या राज्य सरकार की नौकरी में भी होंगे, भारत का ही खाते हैं, भारत के ही स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, भारत के ही अस्पतालों में अपना और अपने परिवार का इलाज कराते हैं और भारत के ही पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी देश की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह मदद पाकिस्तान के आतंकवादियों की करते हैं। सेल्फी के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और यह सेल्फी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली है और पश्चिमी देशों ने इस सेल्फी को यह कहते हुए अपनी हेडलाइन बनाया कि रशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया में भी शानदार स्वागत हुआ है। आखिरी बार वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी और अब 4 दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। और यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होते हुए भी नेटो देशों का हिस्सा नहीं है, नेटो संगठन का हिस्सा नहीं है। और फिलहाल अमेरिका में नेटो देशों का समिट चल रहा है जिसे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं।
कि क्या हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है और क्या इस देश का कानून गरीबों को इंसाफ नहीं दिला सकता। क्योंकि हमारे देश में जो पैसे वाले लोग हैं वो नेताओं को जानते हैं, सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, उनके पास पैसा है, वो बड़े से बड़ा महंगे से महंगा वकील अपने लिए कर सकते हैं, सिस्टम को व्यवस्था को खरीद सकते हैं और फिर अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हैं। और ये हमने हर बार देखा है। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि ये सवाल मुंबई का वो परिवार आज पूछ रहा है जिसने एक सड़क दुर्घटना में अपनी मां, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया। इस महिला की हत्या जिस BMW कार से हुई, उस कार को मुंबई के एक बहुत बड़े नेता का 24 वर्षीय बेटा चला रहा था, जो घटना के बाद बड़ी आसानी से ये पूरा दुर्घटना करने के बाद फरार हो गया। और बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस को इस लड़के को गिरफ्तार करने में पूरे 60 घंटे का समय लग गया। इस लड़के का नाम है मिहिर शाह, जिसे अब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 साल के मिहिर शाह ने अपनी BMW कार से स्कूटी पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें 45 साल की कावेरी नखवा की मृत्यु हो गई। आरोप है कि मिहिर शाह टक्कर मारने के बाद महिला को बहुत दूर तक घसीटता रहा और बाद में वहां से फरार हो गया। मिहिर शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा है, जिसे अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके पद से हटा दिया है। लेकिन पीड़ित परिवार का सवाल है कि यह कार्रवाई घटना के 3 दिन के बाद क्यों हुई। और जो मुंबई पुलिस यह दावा करती है कि उसने मुंबई से अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को खत्म कर दिया, जो खुद की इतनी पीठ थपथपाती है, जिसके बारे में हमने हिंदी फिल्मों में इतना बड़ा बड़ा सुना है, वो मुंबई पुलिस 60 घंटे तक मुख्यमंत्री की पार्टी के नेता को गिरफ्तार नहीं कर पाई। और इसलिए आज इस पीड़ित परिवार के दर्द और उसकी तकलीफ को पूरे देश को, आप सबको सुनना चाहिए। मम्मा को नहीं अच्छा लगता मैं रोई। आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बट आई can't hold anymore. I want my mama back. She's my everything. She's everything to everyone, each and everyone. I want my mama back.